नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो हम आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, वो टॉपिक आपका होने वाला है यूनिट थर्ड। यूनिट सेकंड तक हमने कवर कर लिया, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हमने पूरा कवर कर लिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का ही। थर्ड यूनिट में है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो आज की इस वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसमें से भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है: ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपकी मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। और उसके नीचे आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ना है। तो पहले एक चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सब आपको पता है, फिर भी एक चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे। फिर एक एक करके हम ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोज, फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी पाथवे, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की एक इंट्रोडक्शन की बात करें, तो अगर मैं सिर्फ मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये दो तरीके का होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप। पहला होता है आपका कैटाबॉलिज्म, और दूसरा आपका होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म, इसको हम उपापचय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उपापचय, ठीक है। दिस इज नोन एज इन हिंदी, इसको उपापचय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटा मैंने ऐसे आपको एक वो बताया था एनालॉजी याद करने के लिए। कैटा का मतलब क्या होता है? काटना या तोड़ना। तो इसमें क्या होगी, कोई चीज़ का ब्रेक डाउन होगा, वो क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? काटेंगे, ब्रेक होगा, ठीक है। और एना का मतलब ए फॉर एडिशन, ठीक है। अगर यहाँ मैं कह दूँ तो ऐड करना यहाँ आ जाता है, जोड़ेंगे हम किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल रहेगा, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, छोटी पीसेस रहेंगी, उसको एक बड़ा सा पीस बनाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट का यहाँ मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, उसमें हमें दोनों पढ़ना रहेगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो एक बात याद रखिए कि जहाँ पे वर्ड आ जाएगा, जैसे सिट्रिक आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जहाँ पे लिसिस वर्ड आ जाएगा, LYSIS, इसका मतलब होता है तोड़ना या टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है ना कोई चीज़ छोटे छोटे पार्ट में। जैसे ग्लूकोज एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसा कि आप सबने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा, हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सब कुछ पढ़ा। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो है आपका टूट रहा है, तो जितनी लीसिस वाली चीज़ें होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? कैटाबॉलिज्म में आ जाएंगी। और जहाँ पे वर्ड आ जाएगा जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या होगा? बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, जेनेसिस। जैसे आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यहाँ हमने देखा कि आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में आपके, यानी कि ब्लड में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, बेसिकली सिंपल ग्लूकोज पाया जाता है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और उस ग्लूकोज से हम क्या करते हैं? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस हो गया आपका? कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म में पढ़ना, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये ग्लाइकोलिसिस क्या करता है? ये आपका ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुवेट बनाता है, ठीक है, ठीक है, पाइरुवेट बनता है। फिर इस पाइरुवेट से क्या होगा, या तो आपका अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो क्या बन जाएगा? लैक्टेट। और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो फिर आपका एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। फिर एसिटाइल एक को एंजाइम ए से आप पढ़ते हैं ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट से फिर आप देखते हैं ईटीसी पाथवे चलता है और आपका एटीपी बन जाता है, ठीक है। तो एक हमने बड़े मॉलिक्यूल से क्या किया? छोटा सा मॉलिक्यूल बनाया, ठीक, तोड़ा हमने, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। फिर उसी जो आपका पाइरुवेट बना है, ठीक है, पाइरुवेट से ही अगर हम पाइरुवेट से
क्या बना दें, ग्लूकोज बना दें। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पायरुवेट यूज कर रहे हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल का ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज से, जो कि ग्लाइकोजन हमारे एनिमल्स का स्टोर फूड होता है, जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लाइकोजन पढ़ा था, ब्रांच मॉलिक्यूल होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, स्वीट नहीं होते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अगर हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और अगर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना दे तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब ये जेनेसिस वाला प्रोसेस क्या हो गया, एनाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पे ऐड करके ग्लाइकोजन आप ऐड करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज ऐड करके आप ग्लाइकोजन बनाएंगे, छोटे छोटे से बड़ा बनाएंगे, तो ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना। और ग्लाइकोजन का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, सॉरी फॉर दैट, ये नहीं, अगर यहाँ पे जो है हम ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बना रहे हैं और वहाँ जो मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं वो हम एमिनो एसिड का यूज़ करें। ठीक है, एमिनो एसिड का यूज़ करें, ठीक है, प्रोटीन का यूज़ करें, ग्लिसरॉल का यूज़ करें, लिपिड का यूज़ करें, ऐसे मॉलिक्यूल का यूज़ करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो इस तरीके से ग्लूकोज बनाने को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं और हम ग्लूकोज से ट्रिपल पी पाथवे का यूज़ करके 5 कार्बन का शुगर बना सकते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे भी आगे, और NADPH बना सकते हैं, NADPH, NADH नहीं, NADPH हमें पढ़ना भी है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है और ट्रिपल पी पाथवे पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक चार्ट था, आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक तरीके का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक, याद रखिएगा, कैटाबॉलिज्म। यहाँ हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उससे जो एंड प्रोडक्ट बनाएंगे, पायरुवेट आपका बनता है। ठीक है, पायरुवेट, और फिर उससे आगे का क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल के बाद ट्रिपल पी पाथवे आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, इम्बडन मेयर हाफ पार्नस पाथवे या EMP पाथवे, इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है एक जर्मन बायोकेमिस्ट, 3 जर्मन बायोकेमिस्ट आपके इम्बडन ने, ठीक है, मेयरहॉफ ने और पार्नास ने मिलकर की थी 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इसकी डिस्कवरी की थी। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इम्बडन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, इज अ फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे, एक फंडामेंटल मतलब बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कहाँ होता है, याद रखिएगा, लोकेशन बहुत पूछता है कि ये सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो इसके किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होता है, तो याद रखिएगा ये होगा न्यूक्लियस, और आगे यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा रहता है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म वाले रीजन में ये होता है, प्लांट और एनिमल दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज कैसा होता है, 6 कार्बन का शुगर होता है। ठीक है, ग्लूकोज कैसा होता है, C6H12O6, हमने पढ़ा था 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड है, इसी वजह से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया है, बाद में उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इसलिए प्रीवियस क्लासेस आप देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, यानी कि आपका ग्लूकोज जो है वो टूटता है, और ये ग्लूकोज जो है आपका 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। ठीक, 3 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। तो ये क्या हुआ, बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बना, इस वजह से ये कैसा प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक पाथवे होता है, फंडामेंटल पाथवे होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये क्या होता है, प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। ये सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि जो प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन का ये प्राइमरी स्टेप होता है रेस्पायरेशन का। देखो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, विच अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। ये यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस में 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,
चलिए हम इसके चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। अब देखिए यहाँ एक वो बनाया गया है। अब आपको मैंने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स में हमने पढ़ा था हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज। तो वो क्या था, एक तरीके का आइसो एंजाइम। और उसी का एक और आइसोमर होता है दैट इज ग्लूकोकाइनेज। ये भी क्या होता है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ किया जाता है ग्लाइकोलिसिस में। हर जगह पे हेक्सोकाइनेज ही यूज किया जाता है। पहले एक एक करके हम स्टेप देख लेते हैं, एंजाइम का नाम देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस स्टेप में क्या होता है और कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर बताया गया है, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर हम बताया गया है, जहाँ हमें 2 पायरुवेट लास्ट में मिलेगा। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप में। अगर आप गिनना चाहें तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और यहाँ 10वां, ठीक है। 10 स्टेप का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नॉर्मली हेक्सोकाइनेज का यूज होता है, ग्लूकोकाइनेज कहीं कहीं स्पेसिफिक जगहों पे यूज होता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोज से हम बनाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ। अब वो फॉस्फेट हमें मिलेगा कहाँ से, आप सभी को पता होगा, जब आप एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एटीपी में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। यही फॉस्फेट टूट टूट के एनर्जी देता है। तो इस फॉस्फेट के एडिशन के लिए हमने क्या किया, एक एटीपी का यूज़ किया। किसका, एक एटीपी का मॉलिक्यूल का। यहाँ इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में अगर ये साइकिल आपको याद हो गई तो समझ लीजिए आपका आधा काम वैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और आपने एंजाइम पढ़ा था ना, ठीक है। काइनेज का यूज हम किस लिए करते हैं, काइनेज एंजाइम ग्रुप ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ देखिए ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है ना, फॉस्फेट ग्रुप आया, ठीक है। अब सेकंड जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो एंजाइम यूज हुआ क्या हुआ, आइसोमेरेज, और कोई एडिशनल चीज यहाँ पे नहीं हुई, आइसोमेरेज का यूज हुआ। आइसोमेरेज क्या करता है, आइसोमर्स, मतलब ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेबल है, तो ये आइसोमर हैं एक दूसरे के, तो आइसोमरेज एंजाइम। यहाँ पे हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, फिर से काइनेज का यूज हुआ, फिर से काइनेज का यूज हुआ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1 और 6 दोनों पोजीशन पे, अभी मैं दिखाती भी हूँ आपको, ठीक है। फिर एक एंजाइम का यूज करते हैं दैट इज एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे अब इससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। एक मिले आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलेगा, या तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल जाएगा जिसको G3P भी कहते हैं, या DHAP मिल जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों इंटर कन्वर्जेबल होंगे, मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। इसी वजह से फिर से यहाँ जो एंजाइम यूज होगा दैट इज आइसोमरेज। याद रखिए जहाँ जहाँ आइसोमरेज है वो चीज़ें एक दूसरे में चेंज हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा स्टेप इस रिएक्शन का, ग्लाइकोलिसिस का, रिवर्सिबल होता है। तो ये हो गया, ये दूसरा वाला स्टेप हो गया रिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और 5वां स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो आपका है, अब ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल मिल गया आपको, एक ये मिल गया और एक ये, तो 2 मॉलिक्यूल बन गया। एक ग्लूकोज से हमें 2 3 कार्बन का, ये दोनों क्या है 3 कार्बन है, ये दोनों 3 कार्बन के हैं, और ये 6 कार्बन का था। 3 कार्बन के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से 2 आपको देखने को मिलेगा, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक, 2 देखने को मिलेगा। अब हमें जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया, तो अब इसमें से हम एक ही को लेकर चल रहे हैं, या तो हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को लेकर चलें। ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक वाला है, ये सेम इसके साथ भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक, लेकिन हम एक ही लेकर चलेंगे। हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, NAD का 2 NAD का यूज़ किया, उससे हमें NADH मिला, एनर्जी, ये एनर्जी बनाता है, याद रखिएगा एनर्जी देने वाला स्टेप है, यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा।
और अभी तक के 2 स्टेप में हमने 2 मॉलिक्यूल का यूज़ किया है एनर्जी का, 2 ATP का यूज़ किया है। यहाँ फॉस्फेट ऐड करना था, यहाँ पे एक फॉस्फेट पहले से था, एक और ऐड करना था, 1 और 6 2 पोजीशन पे ऐड करना था, एक और फॉस्फेट हमने लिया ATP का यूज़ करके। अभी तक हमें एक स्टेप में एनर्जी मिली है जो कि आपका 6 वाला स्टेप है। हमें यहाँ पे एनर्जी मिली है, हमने NAD से NADH बनाया है, जिससे 2.5 हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ATP का। यहाँ पे फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। और एक एंजाइम का हम यूज़ करेंगे, दैट इज म्यूटेज। और ये म्यूटेज इसको क्या करेगा, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। कुछ नहीं हुआ, नाम वही है, bis फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 1,3 पोजीशन पे था, यहाँ 2,3 पोजीशन पे क्या हो गया, फॉस्फेट आ गया। बस इतना ही चेंज हुआ है। इसके बाद ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, ये चेंज हो जाएगा आपके 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे फिर से हम काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का यूज़ करेंगे, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट यूज़ हो जाएगा, आपका बना लेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर से म्यूटेज का, क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन चेंज हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक। और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा फॉस्फोइनाइल पायरुवेट इनोलेज एंजाइम का यूज़ करके। फॉस्फोइनाइल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज बन जाएगा, और यहाँ हमें ATP बनता हुआ मिलेगा, और हमें इस वाले 7th वाले स्टेप में ATP बनता हुआ मिलेगा। तो हमें 2 स्टेप में ATP बनता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे जब जो कि 2-2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 ATP, यानी कि हमें 4 ATP यहाँ से मिल गया, ठीक है। 4 ATP मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिल गए, और यहाँ से 2.5 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 ATP का एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस भी हमें पता चल गया। ये प्रोसेस था। सेम चीज़ यहाँ भी दी हुई है कि किस तरीके से ग्लूकोज से हेक्सोकाइनोज का यूज़ करके हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज का यूज़ करके हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का यूज़ के बाद हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का यूज़ करके हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं। यहाँ ATP का यूज़, यहाँ ATP का यूज़, सिंपल है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं, 3 कार्बन का, ठीक है। ये भी 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ आइसोमरेज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्जेबल हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं एक ही का यूज़ करके। ये भी सेम प्रोसेस यहाँ तक चलेगा, लेकिन हम एक का ही यूज़ कर रहे हैं और एक को मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ करके 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, और 2 NAD का यूज़ करके हम 2 NADH बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 2 ADP का यूज़ कर रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ से हटाना भी है फॉस्फेट को, तो उस फॉस्फेट को हम क्या करेंगे, ADP के साथ ऐड करके ATP बना लेंगे, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। यहाँ काइनेज का यूज़ होगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज का। फिर इससे क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज का यूज़ करके हम 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेंगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट और इनोलेज वाले एज, यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा, याद रखिएगा 9वें स्टेप में। फिर फॉस्फोइनाइल पायरुवेट बन जाएगा, और फॉस्फोइनाइल पायरुवेट से हम पायरुवेट काइनेज का यूज़ करके पायरुवेट बना लेंगे। तो हमें 2 स्टेप में यहाँ 4 ATP और इससे 2.5, कुल मिला के हमें अगर देखें तो 6.5 मिलेगा। और 2 चूँकि हमने पहले एनर्जी का यूज़ किया था, तो हमें टोटल नेट गेन ATP का 4.5 हो जाएगा। और अगर एक ग्रॉस में देखा था 4 ATP हमें मिल जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस था। ये देखिए, यही चीज़ यहाँ पे उस फॉर्म में दी हुई है, ठीक। इसको हम एक एक करके समझते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेज फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है ग्लूकोज में इन द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म बाय द एंजाइम एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज फॉर्मिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज हमने लिया, हेक्सोकाइनेज का यूज़ किया है आपने, और यहाँ पे देखिए पहले ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है रिंग फॉर्म में। इस ग्लूकोज में हमने क्या किया है, हेक्सोकाइनेज का यूज़ करके और ATP का यूज़ करके यहाँ पे इसमें फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक, पहले स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमर का यूज़ करके हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं। एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है, या आइसोमरेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का यूज़ कर रहे हैं। ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, ये 6 कार्बन की रिंग थी, यहाँ ये 5 कार्बन की रिंग थी, रिंग हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया।
फिर हम देखें स्टेप थर्ड में, स्टेज थर्ड में, अभी पहले स्टेप में हमने एटीपी का यूज़ किया, थर्ड स्टेप में क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और किस एंजाइम की एक्शन से, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे ऐसे समझिए, हमने ये रहा आपका फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक एटीपी का यूज़ फिर से कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉस्फेट चाहिए 1 पोजीशन और 6 पोजीशन पे दोनों। तो हमने क्या किया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का यूज़ किया, एटीपी का यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए ये 1 पोजीशन और 6 पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, फॉस्फेट यूज कर दिया, ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक, फिर स्टेप 4 में क्या हुआ है, एंजाइम एल्डोलेज का हमने यूज़ किया जिसने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और आइसोमरेज एंजाइम का यूज़ हुआ। सेम देखेंगे आप, यहाँ पे हमने एल्डोलेज का एंजाइम का यूज़ किया है, और इस एल्डोलेज एंजाइम से हमने इसे 2 में GADP और DHAP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और DHAP में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों 3-3 मॉलिक्यूल के कंपाउंड, बस इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर है। ठीक, फिर अगर देखा जाए 5th स्टेप में हमने क्या किया, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज का यूज़ करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, और ये सक्सेसिव स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, ये देखिए आइसोमरेज का यूज़ करके हमने क्या किया है, इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, 6th स्टेप में क्या हुआ है, 2 रिएक्शन इसमें होते हैं। दिस एंजाइम द एंजाइम, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ करेंगे। ये ट्रांसफर करेगा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से टू निकोटिनामाइड एडेनोन, मतलब NAD+ से हम NADH+H+ बना लेंगे। ठीक है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एड्स ए फॉस्फेट टू ऑक्सीडाइज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू फॉर्म 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड। यहाँ पे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ करेंगे। एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या था, ये ऑक्सीडाइज करेगा और ये क्या बना देगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा, जैसा कि यहाँ आप स्टेप में देख सकते हैं। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ करके। ठीक, उसके बाद से अगर मैं 7th स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में यहाँ पे ADP से ADP लेके ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज का यूज़ कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट हम क्या कर रहे हैं, और ATP आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना दे रहे हैं, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ATP मिल रहा है इस वाले रिएक्शन पे, 7th वाले स्टेप पे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 8 में क्या हो रहा है, फॉस्फेट ऑफ बोथ फॉस्फोग्लिसरेट, दोनों फॉस्फोग्लिसरेट का हम क्या कर रहे हैं, जो फॉस्फेट है उसको रीलोकेट कर दे रहे हैं 3rd to 2nd कार्बन पे। 3rd कार्बन से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का यूज़ करके। 9th स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को इनोलेज एंजाइम का यूज़ करके। इनोलेज क्या करता है, वाटर का रिमूवल करेगा, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 10th में क्या होगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज का यूज़ करके पायरुवेट बना लेंगे, और ADP का यूज़ करके हम ATP बना लेंगे। तो हमें 7th और 8th स्टेप में क्या मिल जाएगा, ATP। अब यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिए हमने ATP खर्च किस स्टेप में किया, हमने पहले और तीसरे स्टेप में क्या किया, ATP को खर्च किया। याद रखिएगा, यहाँ ATP हमने खर्च किया है, और एनर्जी हमें कहाँ कहाँ मिला है, आपके इस वाले स्टेप में, 10th वाले स्टेप में, 7th वाले स्टेप में, और 6, 7 और 10 वाले स्टेप में हमें ATP मिला है। इससे भी हमें ATP मिलेगा। ठीक है, तो हमें 3 स्टेप में ATP मिला है, इसको भी मैंने लिखाया है, इसको देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का ऐड करना। ठीक है, तो ग्लूकोज
6 फॉस्फेट में हमने क्या किया है, पहले स्टेप में हमने एटीपी का यूज़ किया है, एटीपी का हेक्सोकाइनेज की मदद से, और ग्लूकोकाइनेज डिपेंड करता है किस टिश्यू में होगा। आइसोमेराइजेशन स्टेप हुआ है, आइसोमेराइजेशन स्टेप कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना और G3P से DHAP का बनना, ये भी क्या है, आइसोमरेज है, याद रखिएगा। सेकंड फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ है, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ, पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में आइसोमेराइजेशन, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, सेकंड फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, हमें 1 पोजीशन पे और फॉस्फेट ऐड करना था। देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था और हमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाना था, तो हमने 1 पोजीशन पे भी क्या क्या फॉस्फेट ऐड किया, तो ये क्या हुआ, सेकंड फॉस्फोराइलेशन स्टेप हुआ। फोर्थ वाले स्टेप में क्या हुआ, क्लीवेज और रीअरेंजमेंट हुआ है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 2 चीजें आपने बनाई, DHAP और G3P। फिर आपके फिफ्थ वाले स्टेप में क्या हुआ, आइसोमेराइजेशन, मतलब DHAP G3P में और G3P DHAP में चेंज हो सकता है। आपका 6 स्टेप क्या है, 6 स्टेप 7 स्टेप और 10 स्टेप क्या है, एनर्जी यील्डिंग, यहाँ हमें एनर्जी मिलेगा। आप इन सब को नोट्स बनाइएगा ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को अरेंज किया है, और इस स्टेप को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। यहाँ हमें क्या किया है, NADH मॉलिक्यूल मिला है, जिससे कि हमें बाद में जाके 2.5 ATP मिलेगा। फिर पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया है, लास्ट में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से पायरुवेट बन गया है और हमें ATP मिला है लास्ट स्टेप में। तो हमें 6 स्टेप 7 स्टेप में और 10 स्टेप में क्या मिला है, ATP मिला है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। और हमने फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में क्या किया है, ATP को खर्च किया है, ठीक। तो इस तरीके से हमें पता चल गया सब फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ हुआ है, आपका पहले स्टेप में, आपके तीसरे स्टेप में, और आपके जो है ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस वाले स्टेप में 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट वाले में फॉस्फोराइलेशन हुआ। इसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट में फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज में ही फॉस्फेट का ट्रांसफर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये देखिए यहाँ पे फॉस्फेट का ट्रांसफर अगर मैं देखूं तो ये देखिए एक ही है, PG और PG, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे था, यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इस तरीके के फॉस्फोराइलेशन को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इतनी चीज़ें आपको ग्लाइकोलिसिस में पढ़नी थी, ठीक है। अब कुछ मैंने ट्रिक भी बनाया है ग्लाइकोलिसिस के लिए, जैसे आपको एंजाइम्स याद रखने हो ग्लाइकोलिसिस के 10 एंजाइम हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, जैसे हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। मतलब जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ग्लैमरस, मतलब बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं और अपनी पिक्चर पोज करते हैं हर प्लेस पे। मतलब कहीं भी जाएंगे तो अपनी पिक्चर पोज करेंगे। तो उससे आप याद रखते हैं, H से हेक्सोकाइनेज, P से फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, P से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, A से एल्डोज, T से ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इनोलेज, पायरुवेट काइनेज। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे इनका जो है याद रखना है कि कैसे इनके जो मॉलिक्यूल हैं उनको याद रख सकते हैं, तो उसके लिए एक है यहाँ पे कि गोगो गोज टू फ्रूट सेलर टू बाई फ्रूट्स, गेट्स बनानास, पियर्स, पीचेस, पाइनएप्पल एंड पपाया, ठीक है। इससे आपको नाम याद रह जाएगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर आपके DHAP और G3P बन जाएगा, फिर बिस फॉस्फोग्लिसरेट आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनाल पायरुवेट और पायरुवेट। इस तरीके से अभी तक जितनी बार मैंने बोला है आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। एक चीज इसमें और जाननी है आपको कि देखिए पायरुवेट तो बन गया, लेकिन पायरुवेट का फेट क्या होगा। फेट क्यों जानना है हमें पायरुवेट का, क्योंकि देखिए आपका जो ग्लाइकोलिसिस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में, और एनएरोबिक बिना उसके प्रेजेंस के भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे दूसरा रिएक्शन होगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ दूसरी तरीके से रिएक्शन होगा। क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। द फेट ऑफ पायरुवेट
ये किसके बेसिस पे, एरोबिक है या नॉन एरोबिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीजन, इसको एक सिंपल से चार्ट से समझते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट अगर एरोबिक कंडीशन में है तो ये जाके आगे क्या बनाएगा, पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। लेकिन अगर ये एनारोबिक कंडीशन है, और एनारोबिक कंडीशन में भी दो चीज़ें हैं, एक तो या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा जिनमें एयर नहीं पाया जाएगा एनारोबिक कंडीशन में, तब तो ये इथेनॉल बना लेगा C2H5OH, ठीक है। लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन वर्टिब्रेट्स में हुआ, जैसे हमारे मसल्स वगैरह में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, तो ये क्या बनाता है, लैक्टेट बना लेता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट अब आगे जाके क्या बनाएगा, ये चीज़ इस बात पे डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, एयर अगर प्रेजेंट है, तो एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, और ये एसिटाइल को एंजाइम आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल से ये ट्रिपल पी पाथवे में जाएगा, और वहाँ पे जाके आपका एटीपी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज जो है पायरुवेट में गया, पायरुवेट जो है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, तो अगर वर्टिब्रेट में है, जैसे हम लोग हो गए वर्टिब्रेट, तो लैक्टेट होगा। और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, उनमें गया तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। यहाँ एक और सुंदर सा चार्ट दे रखा है इस तरीके से कि पायरुवेट जो है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, अगर वो किस में है, वर्टिब्रेट्स में है, तो लैक्टेट बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हम NADH का भी यूज़ कर लेते हैं। हमें इस प्रोसेस पर जो एनारोबिक प्रोसेस होता है, यहाँ हमें ATP बहुत 2 ही ATP मिलता है, ये कांस्टेंट है, 2 ATP बस मिलता है, ठीक है। ATP बहुत कम मिलता है। और अगर एरोबिक कंडीशन में हुआ तो एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, और ये आगे सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा, ठीक है। और अगर एनएरोबिक साइकिल हुआ, ठीक है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हुआ, तो ये इथेनॉल बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एरोबिक कंडीशन में है, ये 2 पायरुवेट आपका बना था, इसमें 2NAD+ कोएंजाइम ए और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ करके हम बनाते हैं 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसे 2 NADH मिलता है और CO2 बन जाता है, ठीक है। अब यही 2-एसिटाइल कोएंजाइम आगे जाके आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ होगा, ठीक। अब हमने ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ लिया, हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया। अब इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए का हम यूज़ करके क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल चलाएंगे। अब एसिटाइल कोएंजाइम को जो आपका क्रेब्स साइकिल है, उसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, जैसे हम EMP पाथवे क्यों कह रहे थे ग्लाइकोलिसिस को, उसी तरीके से क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी है वो हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने की थी। डिटेल में इसके बारे में बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1953 में। और इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनेगा, दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये इसका भी लोकेशन बहुत पूछता। अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ हो रहा था, ये अगर सेल था तो सेल में ये न्यूक्लियस था, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ठीक है। लेकिन आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल में ही आप सबको पता है कि क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, आउटर रीजन और मैट्रिक्स रीजन। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के इस तरीके से बाहर निकालूं, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स रीजन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन में क्या होता है, आपका क्रेब्स साइकिल चलता है। तो लोकेशन आपको याद रखनी है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखिए, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स रीजन में क्रेब्स साइकिल चलता है। हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया था, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था, तो एसिटाइल कोएंजाइम कैसे मिल रहा था, हमने पायरुवेट लिया, पायरुवेट में हमने क्या किया, आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट में हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यूज़ किया, और इसे हमें क्या मिल गया, एसिटाइल को एंजाइम ए मिल गया। और इस एसिटाइल को एंजाइम का यूज हम क्रेब्स साइकिल में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल किस में चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर हम चीज़ों को देखेंगे क्या होता है। हमें ग्लूकोज से ग्लूकोज से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया, पायरुवेट मिल गया, उसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और पायरुवेट से हमने क्या बना लिया, एसिटाइल कोएंजाइम बना लिया। और किस एंजाइम का यूज़ करके, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम्स ए से जो पहला चीज बनेगा वो होता है आपका सिट्रेट। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये सिट्रेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बना, सिट्रेट बना। अब इस सिट्रेट से क्या बनेगा, हम बनाएंगे आइसोसिट्रेट, एक एंजाइम का यूज करके, एकोनिटेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज एंजाइम का यूज करके हम आइसोसिट्रेट बनाएंगे। और ये यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, फिर आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज का यूज हम करेंगे। और यहाँ पे NAD+ से NADH बनेगा, मतलब एनर्जी निकली। तो इसके दूसरे ही स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी निकलता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब अल्फा कीटोग्लूटरेट से हम बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और जिस एंजाइम का यूज करेंगे वो होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ भी हमें NAD+ से NADH मिलता दिखेगा, मतलब हमें यहाँ भी ATP मिलेगा। ठीक, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। किस एंजाइम की मदद से, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेज, उसकी मदद से। और यहाँ हमें एक मॉलिक्यूल GTP मिलेगा, और एक मॉलिक्यूल GTP एक मॉलिक्यूल ATP के बराबर होता है। ठीक है, GTP से यहाँ पे GDP बनेगा। ठीक है, और ATP से ADP बनेगा। ठीक, फिर सक्सिनेट से क्या बनेगा, सक्सिनेट से बनेगा आपका फ्यूमरेट। फ्यूमरेट किसकी मदद से, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। और यहाँ हमें फिर एनर्जी मिलेगा FADH2 के फॉर्म में, FADH से FADH2 के फॉर्म में। ठीक है, फ्यूमरेट से फिर बनेगा मैलेट। यहाँ एक मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ जो निकला था, इसी वाटर का यूज हम कर लेंगे यहाँ फ्यूमरेट से मैलेट बनाने में, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। मैलेट के बाद हम मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना लेंगे। ऑक्सैलो एसीटेट के बनने में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज होगा, और यहाँ पे भी हमें NADH मिलेगा, जिससे हम आगे ATP बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं ये सब 2 हैं, क्योंकि पायरुवेट हमें कितना मिला था, 2 मॉलिक्यूल। एक आपका इस तरीके से DHAP से एक चलेगा साइकिल, और एक G3P से साइकिल मिलेगा, तो हमें 2 पायरुवेट मिल जाएगा। दोनों को हम कंबाइन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 2 पायरुवेट है। ये सारी चीज़ें 2-2 हो रही हैं। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लियरली बताना चाहूँ तो हमें इस साइकिल में थर्ड स्टेप में 2 NADH, फोर्थ स्टेप में 2 NADH, और आपके 7th स्टेप में आपका 2 FADH, और आपके 8 वाले स्टेप में 2 NADH मिल जाएगा, 2 NADH मिल जाएगा। तो ये इसकी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इसके आपके जो है यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट और बनने में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, और जब यहाँ पे आपका फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा था तो एक 7th वाले स्टेप पे एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा था, और यहाँ पे एक GTP मॉलिक्यूल बन रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा स्ट्रक्चर इसका बना के दिया है कि किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। आप चाहें तो इसको पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, सेम चीजें यहाँ लिखी होंगी। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप इज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन हो रहा है विथ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जिससे क्या बन रहा है, 6 ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बन रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड है ये, और इससे 6 कार्बन कंपाउंड क्या बन रहा है, सिट्रेट बन रहा है। ठीक है, और कोएंजाइम ए रिलीज हो रहा है, और ये रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है सिट्रेट सिंथेज की मदद से। ठीक, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, सिट्रेट जो है कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में, और यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम का हम यूज कर रहे हैं। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, आइसोसिट्रेज में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और हमें 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटरेट मिल रहा है। ए मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ CO2 इज रिलीज, और वहाँ से 3rd वाले स्टेप से एक CO2 मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इस 3rd वाले स्टेप से यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये CO2 मॉलिक्यूल भी एक रिलीज हो रहा है। ठीक है, और एक कोएंजाइम ए।
यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज कैटालेज द रिएक्शन, और कौन से एंजाइम का यूज कर रहे हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इट इज अ NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम। NAD+ इज कन्वर्टेड टू इनटू NADH। NAD+ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NADH। हमने सब देखा था NAD+ ये सब क्या है, हमने पढ़ा था ना, कोएंजाइम्स वगैरह, ये सारे कोएंजाइम हैं, एंजाइम की मदद करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, एपोएंजाइम में एंजाइम की मदद करने के लिए लगाए जाते हैं, तब पूरा होलो एंजाइम बनता है। ठीक, स्टेप 4 की बात करें तो इस अल्फा कीटोग्लूटरेट से में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, टू फॉर्म सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इससे 4 कार्बन कंपाउंड का सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है। इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ से भी एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। जहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, वहाँ से CO2 रिलीज होगा। तो 2 स्टेप में आपको CO2 रिलीज होता दिखा, 3rd स्टेप में और 4th स्टेप में। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या होगा, NAD से NADH बनता हुआ, एनर्जी बनता हुआ दिखेगा। स्टेप 5 में क्या हो रहा था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बन रहा था, और एंजाइम एंजाइम जो हम यूज कर रहे थे सिंथेटेज कोएंजाइम, सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज कैटालेज का यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, दिस इज कपल्ड विथ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टू ऑफ GDP टू गेट GTP। यहाँ हमें GTP से क्या मिल रहा था, GTP बन रहा था, और ये एक सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, GDP डाई फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ट्राई फॉस्फेट। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट का ट्रांसफर हो सकता, दूसरे डाई से ट्राई हो जा रहा था। तो ये कैसा है, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, जैसा कि आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था। ठीक, 6th स्टेप में क्या था, सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हो रहा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, और फ्यूमरेट बन रहा था, और इस प्रोसेस में FAD से हमें FADH2 मिल रहा था, एनर्जी अगेन मिल रहा था। स्टेप 7 में क्या हो रहा था, फ्यूमरेट जो है कन्वर्ट हो रहा था मैलेट में, वाटर का एडिशन हो रहा था, हमने देखा था। और ये जो रिएक्शन है, कौन सा एंजाइम इसमें मदद कर रहा था, फ्यूमरेज। ठीक है, स्टेप 8 में क्या हो रहा था, मैलेट जो है डिहाइड्रोजिनेट होकर क्या बना रहा था, ऑक्सैलोएसीटेट बना रहा था, विद कंबाइन कर रहा था एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करता है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, NAD से NAD+ से NADH बन रहा था, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो इस तरीके से ये क्रेब्स साइकिल चल रही थी। आउटपुट क्या था पूरे क्रेब्स साइकिल का, जैसा हमने ATP में भी देखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 NADH मॉलिक्यूल आपको देखने को मिला। ठीक है, एक पर टर्न फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पे एक की बात की जा रही है, एक एसिटाइल कोएंजाइम से। अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 की जगह 6, एक की जगह पे 2, एक की जगह पे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह पे 4, यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल की बात की गई है। 1 क्वेश्चन पूछता है इसे, 1 एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल से तो हमें 3 NADH मिल रहा था। ठीक है, और एक FADH मिल रहा था। 3 NADH कहाँ से मिल रहा था, ये देखिए, हमने 3 NADH यहाँ से देखा था ना, आपके 3rd स्टेप, 4th स्टेप और 8th स्टेप से। ठीक है, और आपके 7th वाले स्टेप से हमें एक FADH मिल रहा था। ठीक, और आपके जो है यहाँ वाले स्टेप से 5th वाले स्टेप से हमें क्या मिला था, एक GTP मिल रहा था, जो कि इक्विवेलेंट होता है ATP के। ठीक है, तो हमें 3 NADH मॉलिक्यूल मिल रहा है एक एसिटाइल कोएंजाइम का यूज करके। ठीक है, हम एक का याद रखिएगा, 2 होगा तो ये सब डबल हो जाएंगे, डबल भी आप लिख सकते हैं। 3 NADH मॉलिक्यूल, एक FADH मॉलिक्यूल, एक ATP मॉलिक्यूल और 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे एज अ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ATP मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। FADH में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें फीड कर रहे थे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है क्रेब्स साइकिल का, क्या यूज करते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, फाइनल पाथवे है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का, फैट का एंड अमीनो एसिड का। मेनी एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिएंट अदर देन ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्लूकोज के अलावा बहुत से न्यूट्रिएंट हैं जिससे एनर्जी लेते हैं, तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल हेल्प करता है उस प्रोसेस को करने में। ठीक है, फैटी एसिड अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम विच एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। जब आप फैटी एसिड यानी कि फैट का जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और ATP हमें मिल जाएगा। ये मेजर सोर्स है ATP के प्रोडक्शन का सेल में।
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें आपने देखा ही कि कितने एनर्जी मिल रही है। यहाँ से अगर 3 NADH हैं तो एक NADH से हमें 1, याद रखिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पुराना वाला नहीं आपको मानना, 1 NADH गिव्स 2.5 ATP। ठीक, पहले पुराना था कि 3 ATP देता है, लेकिन अब इसको नहीं माना जाता है। एक FADH जो है आपका 1.5 ATP देता है, और एक ATP तो एक ATP देता है, एक GTP एक ATP के बराबर होता है। 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 3, ठीक है, 3 NADH मिला है, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 3 कर लीजिए, 3 5 जा 15, ठीक है, 1 बच गया, 3 2 जा 6 7.5 आपको 3 NADH से मिल जाएगा ATP। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस भी आपको पता चल गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्रेब्स साइकिल तक, और आगे से हम फिर और प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।